स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 12 इतिहास के जो है कंप्लीट एमसीक्यू यानी जितने भी चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं उन सभी को हमने सिंगल वीडियो में कंपाइल किया है। सो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। मस्ट डू है, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप सभी को मैं बता चलूं कि इन सभी प्रश्नों को हमने सीबीएसई के न्यू सिलेबस को ध्यान में रखकर कड़ी मेहनत से तैयार किया है और आशा है कि ये आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा है वो है हड़प्पा सभ्यता को एक मोहर पर विराजमान शिव की पहचान के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर लिखा है उसे गजपति के रूप में दिखाया गया है, इसे योगी की मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, वो पशुओं से घिरा है, इसे पार्वती की आकृति के साथ दिखाया गया है। तो यहाँ पर दिखाया गया शिव की पहचान के लिए ऊपर दिए गए कौन से कथन जो है सही है। तो शिव की पहचान के लिए कौन से कथन सही है? 1, 2, 3 और 4। तो शिव के पहचान के जो कथन सही है तो आप देख सकते हैं उसका जो सही आंसर है वह है 2 और 3। क्या है? 2 और 3 यानी 2 3। देखिए पहला क्या है, यानी इसे योगी की मुद्रा में बड़े दिखाया गया और वह पशुओं से घिरा हुआ है। इस तरह 2 और 3 इसका सही आंसर है। पुरातत्व किस प्रकार की वस्तुओं को विलास की वस्तुओं की श्रेणी में रखते हैं? यानी जो पुरातात्विद हैं वो किन वस्तुओं की विलास की वस्तुओं की श्रेणी में रखते हैं? ए, जो दुर्लभ अथवा महंगी हो। बी, जो पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई हो। सी, जो जटिल तकनीकों से बनाई गई हो। जो चौथा है जो स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से बनी हो। तो वो कौन से विकल्प सही है? ए या 2, बी 2 या 3 या 4, सी जो है 1 तथा 4 एंड डी जो है 1, 3 और 4। तो सही उत्तर है 1, 3 और 4। तो क्या सही उत्तर है? वह 1, 3 और 4। तो 1, 3 और 4 जो है इसका सही आंसर है। 1, 3 और 4। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत सपोर्ट कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। और मैं आप सभी से बार बार कह रहा हूँ कि ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद आपको ना केवल एमसीक्यू आप पूरा क्लियर करने वाले, साथ साथ आप जो 3 नंबर के क्वेश्चन आने वाले, 8 नंबर के क्वेश्चन आने वाले, उसको भी आराम से टैकल कर सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में नीचे दिए गए जोड़ों में सही मिलान वाले जोड़े का चुनाव कीजिए। तो सही मिलान कौन सा है? मोहर और मुद्रांकन धर्म को प्रसार करना, हड़प्पाई वर्तमान, समाधान, गृह स्थापत्य। तो वो सही जो मिलान है वह है गृह स्थापत्य। तो गृह स्थापत्य डी विचार एकाग्रता को महत्व। तो ये जो है यहाँ पर जो है सही मिलान वाला पूरा है यहाँ पे। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का एक अन्य नाम कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का एक अन्य नाम, तो हड़प्पा सभ्यता का जो एक अन्य नाम है उसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसे कांस युगीन कांस युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, कांस युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 5 है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता लोगों का पालतू जानवर नहीं थे? तो कौन सा जानवर जो हड़प्पा सभ्यता का पालतू, जो लोगों का पालतू जानवर नहीं है, तो वह है गाय। तो हड़प्पा सभ्यता में लोग गाय को पालतू नहीं बनाते थे, इसके साक्ष्य वहां पर नहीं मिले। अगला है सुतरगोई नामक हड़प्पा स्थल किस देश में है? तो सुतरगोई नामक हड़प्पा स्थल किस देश में? तो वो है सुतरगोई नामक हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में। कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक थी। तो हड़प्पा सभ्यताओं की जो सबसे अनूठी विशेषता थी, तो सबसे अनूठी विशेषताओं में से वह है नियोजित जल निकास की प्रणाली। तो नियोजित जल निकास की प्रणाली जो है सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक है। विशाल स्नानागार किस हड़प्पा स्थल के दुर्ग पर मिले हैं? तो विशाल स्नानागार किस हड़प्पा स्थल के दुर्ग मिले हैं? तो वो है मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार, ठीक है, अन्नागार सब यहीं से मिले, अन्नागार भी यहीं से मिला है।
कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियों का शहर, और कालीबंगा राजस्थान में है। धोलावीरा कहाँ पर? गुजरात में, ठीक है। मिस्र के विशाल पिरामिड क्या थे? तो मिस्र के विशाल पिरामिड की अगर हम बात करें तो मिस्र के विशाल पिरामिड राजकीय समाधान क्या है? राजकीय समाधान। हड़प्पा वासियों के लिए कौन सा स्थान तांबे का स्रोत था? तो हड़प्पा वासियों के लिए वह स्थान जो तांबे का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है तो वह खेतड़ी राजस्थान और ओमान। खेतड़ी राजस्थान और ओमान, ओमान से भी तांबा मंगाया जाता था, ठीक है। हड़प्पा लिपि में चिन्हों की लगभग संख्या कितनी थी? तो हड़प्पा लिपि में चिन्हों की जो लगभग संख्या है वो 375 से लेकर 400 तक है। हड़प्पा संस्कृति के दो केंद्रों का नाम बताए जहां संघ से वस्तुएं बनाई जाती थी, वह नागेश्वर और बालाकोट। नागेश्वर और बालाकोट धारण के यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के लिए नहरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के नहरों के अवशेष मिले हुए हैं अफगानिस्तान में सतरगोही नामक पूरा स्थल से। कहाँ से? अफगानिस्तान में सतरगोही नामक पूरा स्थल से। हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई ईंटों की कोई एक विशेषता बताइए। तो इन ईंटों की लंबाई जो थी, इन ईंटों की लंबाई, इनकी ऊंचाई की 4 गुनी और चौड़ाई ऊंचाई की 2 गुनी होती थी, इसकी विशेषता है। फायंस क्या होते हैं? तो फायंस बालू और रंग और किसी चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ होता है, उसे फायंस कहा जाता था, ठीक है। क्वेश्चन शिक्षण कार्नेलियन का लाल रंग हड़प्पा वासियों ने कैसे प्राप्त किया? तो कार्नेलियन का जो लाल रंग है हड़प्पा वासियों से कैसे प्राप्त किया? तो हड़प्पा वासियों ने कार्नेलियन का लाल रंग प्राप्त करने के लिए पीले रंग के कच्चे माल और मनकों को उत्पादन के विभिन्न चरणों में आग में पकाते थे। तो सिंगल क्वेश्चन पूछा जाता है भाई जो कार्नेलियन है वो किस रंग का होता है? तो वह है लाल रंग का होता है, ठीक है। कनिंघम कौन था? तो कनिंघम अगर हम बात करें तो कनिंघम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे, उसे हम कनिंघम के नाम से जानते हैं, कनिंघम। स्तर क्रम विज्ञान से क्या अभिप्राय है? तो पुरातात्विक टीलों में विभिन्न स्तर होते हैं, इन स्तरों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्तर क्रम विज्ञान के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज में किन दो पुरातात्विदों का प्रमुख योगदान रहा? तो सिंधु घाटी सभ्यता खोज में दो पुरातात्विद जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है वह है दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। तो आपको कमेंट में बताना कि दयाराम साहनी ने किसकी खोज की और कब, राखाल दास बनर्जी ने किसकी खोज की, और कभी आपको होमवर्क है कमेंट में आपको बताना है, जरूर मैं आपका भी का कमेंट का इंतजार करूंगा। जॉन मार्शल कौन थे? तो जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। कौन थे? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे जॉन मार्शल। आर ई एम व्हीलर कौन थे? तो आर ई एम व्हीलर थे। तो आर ई एम व्हीलर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के सर्वेयर जनरल थे। हड़प्पा सभ्यता काल माना जाता है 2600 ईसा पूर्व, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं, चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 2 की बात करते हैं, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। तो राजा, किसान, नगर की बात करें तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए वो भी मैं आपको क्लियर करते चलता हूँ। तो इस काल में हुए विकास जो है को जानने के मुख्य स्रोत कौन कौन से? अभिलेख, ग्रंथ, सिक्के और चित्र। यानी राजा, किसान और नगर के जो यानी 600 ईस्वी से 600 ईस्वी से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक जो भी जानकारी स्रोत है वो मुख्य स्रोत कौन कौन से? अभिलेख, ग्रंथ, सिक्के और चित्र, तो इसके माध्यम से हमें इस काल की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो अशोक के अभिलेख मुख्यतः किस किस लिपि में पाए गए हैं? तो अशोक के जो अभिलेख हैं, तो अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी, खरोष्ठी लिपियों में है। इन लिपियों में को ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा। तो अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में पाए गए? तो वो जो अभिलेख के अशोक के अभिलेख मुख्यतः जो किस में पाए गए? तो ब्राह्मी लिपि में पाए गए हैं, खरोष्ठी लिपि में पाए गए हैं। और इन लिपियों को किसने पढ़ते? इन लिपियों को पढ़ने का जो श्रेय जाता है वो जेम्स प्रिंसप को जाता है। किसको जाता है? जेम्स प्रिंसप ने इस लिपि को पढ़ा था। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को क्या बनाता है? एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल बनाता है। इस काल को प्राय आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे, इस चीज को आपको कवर कर लेना है। इधर देख सकते हैं कि 321 ईसा पूर्व ने तो क्वेश्चन पूछा है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा पूर्व में होता है। और किसने की? तो मौर्य ने की। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने।
और उसका जो साम्राज्य था कहाँ तक फैला हुआ था, तो पश्चिमी उत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। याद रखना, पश्चिमी उत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक जो है मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र अशोक जो है मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। तो एमसीक्यू में क्या पूछेगा कि मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, तो वो था अशोक, जो उसका नाम था अशोक। और उसने मौर्य साम्राज्य में एक नया प्रदेश जोड़ा हुआ है, कलिंग। कलिंग यानी वर्तमान में उड़ीसा। तो कलिंग वर्तमान में कहाँ पर है, तो कलिंग वर्तमान में उड़ीसा में है। तो मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध जो है शासक कौन था, तो अशोक था। अशोक किसका पौत्र था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था अशोक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन कौन से थे, तो मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। यहाँ पर ये राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसमें 4 प्रांतीय केंद्र थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तोकसिल और स्वर्णगिरी। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में मिलता है। ध्यान रखिएगा, इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में मिलता है। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यों की जो है सैन्य गतिविधियों का संचालन एक समिति और 6 उप समितियां करती थी। तो मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य की सैन्य गतिविधियों का संचालन एक समिति और 6 उप समितियां करती थी। इनमें से जो दूसरी उप समिति सबसे महत्वपूर्ण हुआ करती थी। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम, इंडिका। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी प्रकार से मेगास्थनीज की इंडिका है। तो चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या है, तो चाणक्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। आप इसे चाणक्य कह लीजिए या कौटिल्य कह लीजिए या विष्णुगुप्त कह लीजिए कि है। ठीक है, तो इस तरह से एमसीक्यू आपसे पूछे हैं कि आपसे 3 नंबर में भी आज सवाल आप आराम से टैकल कर सकते हैं। अगला है मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में है, जिसकी रचना 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी पूर्व के बीच हुई थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में से एक है। मनुस्मृति से जो है क्वेश्चन डायरेक्ट जो है पूछा जाता है। तो मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है और यह संस्कृत भाषा में है, जिसकी रचना 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी बीच हुई थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो की एक ही रिक्वेस्ट ये है कि आपको एंड तक देखनी है, और अगर आपने एंड तक देख लिया तो आप इस सिंगल वीडियो से कम जो है 40 से 50 नंबर ले जाएंगे, मेरी गारंटी है दोस्तों। तो इसको एंड तक जरूर देखिए, सपोर्ट जरूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिए आप सभी लोग। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के किसने जारी किए थे, तो शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के जो है वह हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे। और वे दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के पूर्व क्षेत्र में शासन किया करते थे। तो शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के किसने किए, तो हिंद यूनानी शासकों ने सिक्के को जारी किया था। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोने के सबसे पहले सिक्के किसने जारी किए, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो सोने के जो सबसे पहले सिक्के थे वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कुषाण शासकों ने जारी की। कितने, कुषाण शासकों ने। और इन सिक्कों का आकार और भार तत्कालीन रोमन सम्राटों और ईरान के पार्थियन शासकों द्वारा जारी सिक्के के बिल्कुल समान होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक ने 2 प्रकार की उपाधि ली थी। तो अशोक ने देवानिप्रिय यानी देवों का प्रिय, देवानिप्रिय का मतलब देवों का प्रिय, और पीदस्सी की उपाधि धारण की थी। देवानिप्रिय का अर्थ देवताओं के प्रिय और पीदस्सी मतलब सुंदर दिखने वाला यानी सुंदर मुख। तो अशोक की 2 उपाधियां थी, देवानिप्रिय और पीदस्सी। ये इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है, ये 3 नंबर भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यू तो आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देख सकते हैं अशोक के सिंह शीर्ष को भारत सरकार ने राज्य चिन्ह के रूप में अपनाया है। तो भारत सरकार ने राज्य चिन्ह के रूप में किसके सिंह शीर्ष को अपनाया, तो है अशोक के सिंह शीर्ष को अपनाया है। यह हमारी एकता, वीरता, प्रगति और उच्च आदर्शों का प्रतीक है, और इन्हीं बातों के कारण सिंह शीर्ष को महत्वपूर्ण माना जाता है। इस तरह से क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे आपसे भी, से इंपॉर्टेंट है। कॉलम ए में दिए गए तथ्यों का मिलान कॉलम बी में दिए गए तथ्यों से करें और बताइए कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। आप देख सकते हैं सम्राट अशोक, त्रिदशी, कुषाण शासक, तांबे के सबसे बड़े सिक्के, प्रभावती गुप्त, भूमिदान, समुद्रगुप्त, इलाहाबाद उच्च प्राशस्त्य अभिलेख। तो कौन सा विकल्प गलत है, यहाँ तो जो विकल्प गलत है वो विकल्प है, आप देख सकते हैं उस विकल्प का नाम है वह कुषाण शासक। कुषाण शासकों ने तांबे के सिक्के सबसे पहले जारी नहीं किए थे, तो कुषाण शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए। तो ये कथन गलत है। तो ये कथन क्या है, ये कथन गलत है। कुषाण शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए थे।
हड़प्पा सभ्यता के पतन के वर्षों में शवों के अंतिम संस्कार का जो नया तरीका अस्तित्व में आया वह क्या कहलाता था, वह कहलाता दाह संस्कार। ठीक है, तो उसे कहा गया, माफ कीजिएगा, उसे कहा गया है महापाषाण। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का सर्वप्रथम अर्थ किसने निकाला? तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का जो सबसे पहले अर्थ निकाला उसका नाम है जेम्स प्रिंसेप्स। क्या है? जेम्स प्रिंसेप्स। भगवान महावीर तथा भगवान बुद्ध का संबंध था ए राजतंत्रों से, बी अल्पतंत्रों से, सी गढ़ों से, डी इनमें से कोई नहीं, तो वह है गढ़ों से। तो भगवान महावीर और अगर हम भगवान बुद्ध की बात करें, दोनों गढ़ों से संबंध थे। ठीक है, दोनों क्षत्रिय कुल से संबंध रखते थे। सबसे प्राचीन अभिलेख किस भाषा में लिखे जाते थे? तो सबसे प्राचीन अभिलेख जो मिले हैं वो अभिलेख हैं प्राकृत भाषा में। किसमें? प्राकृत भाषा में। छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली बन गया? तो छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है मगध, मगध जो है सबसे शक्तिशाली माना जाता है। तो ये मगध सबसे शक्तिशाली बन गया। और मगध वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में किस राज्य में मगध है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट में बताइए कि मगध वर्तमान में किस राज्य में अभी। अगला है मगध जनपद कहाँ स्थित है? तो मगध जनपद स्थित है वर्तमान में आधुनिक बिहार में। यहाँ पर उत्तर भी हमने दे दिया, आधुनिक बिहार में। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी ए पटना, बी पाटलिपुत्र, सी राजगाह और डी गहपति। तो मगध की जो आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी, तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी है वह है राजगाह। ऐसे राजगृह भी कहा जाता है या इसे राजगीर भी कहा जाता है। ठीक है, कई नामों से जाना जाता है। अगला है पाटलिपुत्र मगध की राजधानी कब बना? तो पाटलिपुत्र जो है मगध की राजधानी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में कब बना? चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र जो है मगध की राजधानी बनता है। क्वेश्चन नंबर 10, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी मौर्य साम्राज्य के द्वारा। मौर्य के गुरु थे चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, आप जो भी कह सकते हैं इन्हें। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वर्तमान में पटना। मौर्य साम्राज्य राजधानी पाटलिपुत्र, वर्तमान में पटना। निम्न राजा के अभिलेख सबसे प्राचीन है, तो किस राजा का अभिलेख सबसे प्राचीन? तो वह है अशोक। तो अशोक के अभिलेख सबसे प्राचीन किसके हैं? अशोक के अभिलेख सबसे प्राचीन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश अपनी सोने की खदान के कारण उपयोगी था? तो सोने की खदान के लिए उपयोगी था वो था स्वर्णगिरी। ठीक है, स्वर्णगिरी सोने खान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। और जबकि अगर राजस्थान केतड़ी वो तांबे के लिए प्रसिद्ध थी। धम्म का संदेश किसने दिया? तो धम्म का संदेश चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य ने, प्रभाते गुप्त ने और अशोक ने। तो धम्म का संदेश दिया है अशोक ने। किसने दिया है? धम्म का संदेश अशोक ने दिया है। और धम्म का प्रचार करने के लिए अशोक द्वारा महामात्य की नियुक्ति, किसकी नियुक्ति की थी? महामात्य की नियुक्ति की गई थी अशोक के द्वारा धम्म की नियुक्ति जो है प्रसार करने के लिए। प्रयाग प्रसिद्ध जो है इस प्रयाग प्रसिद्ध या इलाहाबाद स्तंभ लेखक कौन था? तो उसका लेखक है हरिसेन। किसका लेखक है? प्रयाग प्रसिद्ध का जो लेखक वह है हरिसेन। हरिसेन किस शासक राज कवि था? तो हरिसेन जो है समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय अशोक। तो हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त का राज कवि था। किसका था? समुद्रगुप्त का राज कवि हरिसेन था। भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है? तो भारत का सबसे प्रसिद्ध जो है विधि ग्रंथ कौन सा है? तो वह है मनुस्मृति। कौन है? मनुस्मृति भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है मनुस्मृति। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। सबसे प्राचीन वेद क्या है? वो है ऋग्वेद। महाभारत एक ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ। छठी शताब्दी पूर्व में उपज बढ़ाने का निम्न तरीका अपनाया गया। ए लोहे के फाल वाले हल का उपयोग किया गया, धान की रुपाई की गई, सिंचाई साधन में विस्तार किया गया। उपरोक्त सभी तरीके अपनाए गए छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सिंचाई को बढ़ाने के लिए। प्रभावती गुप्त निम्न में से किसकी पुत्री थी? तो प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? तो वो थी ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त प्रथम। तो प्रभावती गुप्त की पुत्री थी किसकी थी? वो थी चंद्रगुप्त द्वितीय की। तो प्रभावती गुप्त थी चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री। और सबसे दान का अभिलेख यहीं से हमें मिलता है। जेम्स प्रिंसप ने अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ कब निकाला? तो जेम्स प्रिंसप ने अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला था 1800
अड़तीस में। कब निकाला? 1838 में इस लिपि का जो है अर्थ निकाला गया था अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का, जेम्स विश्व द्वारा। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल है, तो प्रयुक्त सभी लिपियों का मूल कौन सा? तो वह है ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि आधुनिक भाषाओं में प्रयुक्त सभी लिपियों का मूल है, यानी यहीं से सभी लिपियों का उद्भव हुआ है। कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा? तो है मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की अगर हम बात करें, और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किस नगर को मगध की राजधानी बनाया गया? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगीर या राजगा थी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को जो है मगध की राजधानी बनाया गया, जिसे अब पटना कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ सवाल पूछाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक अशोक की अधिकतर अभिलेख की भाषा कौन सी है? तो उसके अभिलेखों की अधिकतर जो भाषा है वो भाषा है कौन सी? प्राकृत भाषा। सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के हैं? तो सबसे प्राचीन अभिलेख जो है मौर्य शासक अशोक के। किसके हैं? मौर्य शासक अशोक के। सुदर्शन झील का निर्माण कब और किसने कराया? और इसकी मरम्मत किस किस शासक ने करवाई? तो सुदर्शन झील का निर्माण देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर एक अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल ने करवाया। इसकी मरम्मत शक शासक रुद्रदमन द्वारा गुप्त शासक ने करवाई, ठीक है। मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। तो मनुस्मृति के आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। बाण भट्ट कौन था? उसने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो बाण भट्ट जो है वो कौन था? उसने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो बाण भट्ट की अगर हम बात करें तो बाण भट्ट कन्नौज के शासक हर्षवर्धन का राजकवि था। उसने हर्षचरित नामक ग्रंथ लिखा। तो बाण भट्ट काफी इंपॉर्टेंट है। प्रभावती गुप्त कौन थी? तो प्रभावती गुप्त आधुनिक भारत के एक प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त द्वितीय और जो है उसकी पुत्री थी। तो प्रभावती गुप्त जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। दानात्मक अभिलेख क्या है? तो दानात्मक अभिलेख 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के छोटे छोटे अभिलेख हैं, जिनमें धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का विवरण मिलता है। श्रेणी क्या थी? इसका क्या कार्य था? तो श्रेणी अगर हम बात करें तो उत्पादकों या व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। श्रेणियां कच्चा माल खरीदती थी और उससे सामान तैयार करके बाजार में बेचती थी। पेरीप्लस का अर्थ क्या है? तो पेरीप्लस का क्या अर्थ है? तो पेरीप्लस यूनानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है समुद्री यात्री। इसी प्रकार आहा सिक्के कब और किसने जारी किए? प्राचीन सिक्कों किस सिक्के के नाम जाने गए? तो अब आहा सिक्के होते थे, यहाँ देख सकते हैं। तो आहा सिक्के कब और किसने जारी किए? ये किस धातु के बने होते थे? तो आहा सिक्के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के राजाओं ने जारी किए और ये सिक्के चांदी और तांबे के बने होते थे, तो इसलिए आहा सिक्के कहा जाता था, ठीक है। सोने के सिक्के सबसे पहले कब और किसने जारी किया? तो सोने के सबसे पहले सिक्के प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कुषाण शासकों ने ही जारी किए थे। अशोक द्वारा धारण की गई दो उपाधियां के नाम तो वो थी प्रियदर्शी और देवानाप्रिय। तो अशोक ने देवानाप्रिय और प्रियदर्शी नामक दो उपाधियां धारण की थी। अशोक के सिंह शीर्ष को आज महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्योंकि अशोक के सिंह शीर्ष को ही भारत सरकार ने राजचिन्ह के रूप में क्या अपनाया है। पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी का लेखक कौन था? तो वह था एक यूनानी समुद्री यात्री। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गैपति कौन होता था? तो घर का मुखिया, जिसे हम गैपति के नाम से जानते थे। तो सेकेंड चैप्टर हमने कवर किया। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बहुत ही मेहनत और कठिन परिश्रम के माध्यम से हमने इसको तैयार किया है। अगर आप सभी लोग इसको देखकर, इसको समझकर अपनी परीक्षा में 100% सफलता के झंडे गाड़ सकें। चलिए, पहला है क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 3, बंधुत्व जाति और वर्ग। तो बंधुत्व जाति वर्ग कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो चीजें कवर लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। तो धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह को स्वीकृति दी गई। तो कई बार एमसीक्यू में पूछा गया है कि भाई धर्म सूत्र और धर्म शास्त्रों में कितने प्रकार के विवाह को जो स्वीकृति दी गई? तो 8 प्रकार के विवाह है। इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते हैं, 4 विवाह जो सही माने गए हैं, जबकि शेष को निंदित माना गया है। संभव है कि निंदित विवाह पद्धतियों उन लोगों में प्रचलित होंगी जो ब्राह्मण द्वारा बनाए गए नियमों को स्वीकार नहीं करते थे, इसलिए उन्हें निंदित विवाह पद्धति में माना जाता होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज यहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद ब्राह्मणों ने लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत किया था और प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था और उस गोत्र के सदस्य उस ऋषि के वंशज माने जाते थे। तो गोत्र का संबंध किससे होता था? तो गोत्र का संबंध वैदिक ऋषि के नाम पर होता था।
गोत्र के दो नियम थे। गोत्र के दो प्रमुख नियम कौन से थे? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, कथन कारण में पूछा जा सकता है। तो गोत्र के जो प्रमुख जो नियम थे कि विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर अपने पति के गोत्र का माना जाता था और एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। तो इसलिए इस तरह से आपका कथन और कारण वाले क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं और कारण कौन सा कथन सही है यहाँ से भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। महाभारत में श्लोकों की संख्या लगभग कितनी है? तो महाभारत में अगर हम श्लोकों की संख्या की बात करें तो लगभग 1 लाख से अधिक श्लोक कितने हैं? 1 लाख से अधिक श्लोक है महाभारत में। महाभारत के युद्ध में विजय हुए, तो महाभारत के युद्ध में कौन विजय हुए थे? तो महाभारत के युद्ध में विजय हुए थे पांडव। कौन? पांडव। प्राचीन काल में अधिकतर राजवंश निम्न प्रणाली का अनुसरण करते थे। वो किस प्रणाली का अनुसरण करते थे? तो अधिकतर राजवंश जो है पितृवांशिकता, किसका? पितृवांशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे अधिकतर राजवंश। पुत्रियों के संदर्भ में पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य क्या था? तो पुत्रियों के संदर्भ में पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य था, वो था कन्यादान। क्या था? कन्यादान। सबसे महत्वपूर्ण धर्मसूत्र धर्मशास्त्र क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण है धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र वह है मनुस्मृति। क्या है? मनुस्मृति। गोत्र का आधार क्या था? तो गोत्र का आधार किसी वैदिक ऋषि का नाम, तो किसी वैदिक ऋषि का नाम गोत्र का आधार हुआ करता था। बहुपति प्रथा प्रचलित थी, तो बहुपति प्रथा कहाँ प्रचलित थी? तो वह है पांडवों में। तो बहुपति प्रथा पांडवों में प्रचलित थी। द्रौपदी जो है इसका एग्जाम्पल है, द्रौपदी। मृच कटिकम नामक नाटक का लेखक कौन था? तो मृच कटिकम नामक जो नाटक उसका लेखक है शूद्रक। क्या है? शूद्रक। इस पे अगर हम बात करें, इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन पूछा सकता है। विशाखा दत्त की पुस्तक का नाम क्या है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। मेगस्थनीज की इंडिका है। मेगस्थनीज की इंडिका। तो विशाखा दत्त की पुस्तक का नाम आपको कमेंट में बताना है। ध्रुत क्रीड़ा यानी जुआ में द्रौपदी को हारने वाला पांडव था, तो वो था युधिष्ठिर। युधिष्ठिर। प्राचीन काल में निम्न महिला के संपत्ति पर अधिकार होने का उदाहरण मिलता है, वह है प्रभावती गुप्त। क्या है? प्रभावती गुप्त। ठीक है, प्रभावती गुप्त। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक कौन सा अंश है? तो महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है वह है भगवत गीता। क्या है? भगवत गीता। क्या है? भगवत गीता। जाति समूह को परिभाषित कीजिए। तो जाति समूह यानी परिवार में संबंधियों के समूह को जाति समूह कहा जाता है। गौतम और वशिष्ठी कौन थे? तो गौतम और वशिष्ठी वैदिक ऋषि थे। गांधारी कौन था? तो गांधारी कौरवों की माँ थी। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच भारत में अंतर विवाह पद्धति कहाँ प्रचलित थी? तो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी में अंतर विवाह जो पद्धति थी वो दक्षिण भारत के कई समुदायों में प्रचलित थी और आज भी है। रेशम के बुनकरों से संबंधित अभिलेख कहाँ से मिला है? ये बुनकर कहाँ के निवासी थे? तो बुनकर कहाँ से मिला और कहाँ के निवासी थे? यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो ये अभिलेख जो है कहाँ से मिला? तो ये अभिलेख मिला हमें मंदसौर मध्य प्रदेश से मिला है। ये बुनकर मूल रूप से लाट एंड गुजरात प्रदेश के निवासी थे। 1919 ईस्वी में प्रसिद्ध सांस्कृतिक विद्वान वी.एस. सुधांकर, यहाँ पे देखिए क्या है? तो 1919 ईस्वी में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वी.एस. सुधांकर के नेतृत्व में, तो यह सुधांकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना आरंभ की गई और अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का निर्णय किया। तो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया? वी.एस. सुधांकर के नेतृत्व का 1919 में। इस तरह से एमसीक्यू से पूछा जाता है। संभवतः इस महाकाव्य की मूल कथा के रचयिता कौन है? भाट सारथी थे। कौन है? भाट सारथी थे, जिन्हें सुत कहा जाता था। मूल महाकाव्य की मूल कथा के रचयिता है भाट सारथी, जिन्हें सुत कहा जाता था। ये लोग क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजयों और वीरतापूर्ण कारनामों के बारे में कविताएं लिखते थे। इन रचनाओं का प्रभाव मौखिक रूप से होता रहा। साहित्यिक परंपरा में ऋषि वेदव्यास को महाभारत का रचनाकार माना जाता था। ठीक है, तो माना जाता है ऋषि वेदव्यास को। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप सभी लोगों से। चैप्टर 4 विचारक, विश्वास और इमारतें।
तो विचारक, विश्वास और इमारतें में सबसे इंपॉर्टेंट चीज को हम कवर कर लेते हैं। पहले यहाँ आप देख सकते हैं कि 600 ईसा पूर्व के से 600 ईस्वी तक के काल के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत जो हैं बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रंथ, इमारतें और अभिलेख मिलते हैं। यानी 600 ईसा पूर्व से तो 600 ईस्वी तक के काल के जो है प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं? इसमें बौद्ध बौद्ध जैन जैन ग्रंथ की बात करें तो अंगुत्तर निकाय, और बौद्ध की बात करें तो त्रिपिटक। ठीक है, तो बौद्ध की क्या है? त्रिपिटक। ठीक है, तो यहाँ सवाल पूछा त्रिपिटक कौन कौन से हैं, और ब्राह्मण ग्रंथ, इमारतें, अभिलेख आदि मिलते हैं। इसके अलावा देखिए, सांची कनखेड़ा की इमारतें भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत है। तो भोपाल राज्य के सबसे प्राचीन अवशेषों में जो इमारतें सबसे अद्भुत है वह है सांची का स्तूप और कनखेड़ा की इमारतें। फ्रांसीसी और अंग्रेज सांची के पूर्वी तोरण द्वार को अपने अपने देश ले जाना चाहते थे। कौन? फ्रांसीसी और अंग्रेज सांची के किस द्वार को अपने अपने देश ले जाना चाहते हुए पूर्वी तोरण द्वार को ले जाना चाहते थे। सौभाग्यवश से उसकी प्रतिकृतियों से संतुष्ट हो गए जो प्लास्टर से बनाई गई थी, और इस प्रकार की कृति भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही रही। तो यहाँ से सवाल पूछा जाता है, भोपाल के शासकों में इसमें शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम। तो भोपाल के शाहजहां बेगम उत्तराधिकारी कौन थे? तो वह है सुल्तान जहां बेगम ने सांची के स्तूप के रख रखाव के लिए धन का अनुदान दिया। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए भी अनुदान दिया। तो यहाँ से एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है भाई कि किसके द्वारा जो है भोपाल में अतिथिशाला और संग्रहालय बनाने के लिए जो है अनुदान दिया गया? तो है भोपाल के बेगम शाहजहां बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में, यहाँ से देखिए, ईसा पूर्व जो है प्रथम शताब्दी में ईरान में जुरथस जैसे चिंतक, चीन में खुंगसी, यूनान में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, और भारत में महावीर, बौद्ध जैसे कई चिंतकों का उदय हुआ था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में, अगर हम समकालीन बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो बौद्ध ग्रंथों में 64 संप्रदायों अथवा चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। तो 64 संप्रदायों और चिंतन को उल्लेख कहाँ मिलता है? समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है। जैन धर्म के मूल सिद्धांत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही भारत में प्रचलित थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 जो है तीर्थंकर शिक्षक हो चुके थे जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता था। तो जैन परंपरा में सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? तो सबसे पहले जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव। कौन थे? वो थे ऋषभ देव। ठीक है, पहले। और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वें हैं। ठीक है, जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि सारा संसार सजीव है, और ये माना जाता है कि पत्थर, चट्टान, जल में भी जीवन होता है। जीवों के प्रति अहिंसा, विशेषकर मनुष्यों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को ना मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। तो जैन दर्शन जो है वहां पर अगर हम बात, तो इनका दो भागों में विभाजन हो जाता है। एक को कहा गया श्वेतांबर, श्वेतांबर, और दूसरे थे दिगंबर, दिगंबर। ठीक है, इसलिए विभाजन श्वेतांबर दिगंबर जैन धर्म संबंधित है। बुद्ध अपने युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूर्व महाद्वीप में, उसके बाद मध्य एशिया, चीन, कोरिया और जापान और श्रीलंका के शेष समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैल गए। महात्मा बुद्ध के विचार कहाँ कहाँ फैले ये भी यहाँ पे कवर होना चाहिए। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वह शाक्य कबीले के सरदार के पुत्र थे। महात्मा बुद्ध किस कबीले से? वो शाक्य कबीले से, इसलिए उसे उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि भी कहा जाता है। आरंभ में यहाँ पर देख सकते हैं कि आरंभ में केवल पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे। बाद में महिलाओं को भी अनुमति दी गई, और बौद्ध ग्रंथों अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं के संघ में प्रवेश की अनुमति प्राप्त की थी। तो महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति बुद्ध के किस शिष्य ने प्राप्त की थी? तो वह प्रिय शिष्य आनंद ने, और पहली महिला थी वो
कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी पहली महिला बौद्ध धर्म में थी जो उन्होंने जो भिक्षुणी बनी थी, महाप्रजापति गौतमी। सांची और भरूच के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं। इनमें केवल पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार ही बने हैं। अमरावती के स्तूप की खोज अचानक हुई और 1796 ईस्वी में एक स्थानीय राजा मंदिर बनाना चाहते थे। अचानक उसे अमरावती के स्तूप के अवशेष वहां पर मिल जाते हैं। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट, 1854 में गुंटूर यानी आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की और यहाँ की कई मूर्तियां और उत्कीर्ण पत्थर मद्रास ले गए। उसने स्तूप के पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला। तो किसने पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला? वह इस निष्कर्ष पहुंचा कि अमरावती के स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। पुरातत्ववेत्ता एच एच कोल उन लोगों में से एक थे जो अलग सोच रखते थे। उन्होंने लिखा, इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट की इजाजत देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। तो ये कथन जो आपको कवर करना चाहिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1818 में सांची की खोज हुई थी। सांची खोज कभी? तो 1818 में। उस समय तक भी इसके जो है 3 तोरण द्वार खड़े थे। जानवरों का उत्पीड़न लोगों को आकर्षित करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म में महायान परंपरा का उदय हुआ। तो बौद्ध धर्म में महायान परंपरा उदय किसके शासन काल में हुआ? तो वह कनिष्क के समय में, ठीक है, उदय हुआ। महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते थे, परंतु पुरातन परंपरा के अनुयायी स्वयं को थेरावादी कहते थे। याद रखिएगा। तो हीनयान और महायान किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और किसके शासनकाल में महायान परंपरा उदय हुआ? तो वो कनिष्क के शासनकाल में महायान परंपरा का उदय होता है। बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के जीवन में उनके बाद के काल में भी तेजी से फैला। इसके क्या कारण थे कि तेजी से फैला? तो बुद्ध और उनके अनुयायी प्राकृतिक भाषा में शिक्षा देते थे। बी, बौद्ध धर्म में कर्मकांडों को महत्व दिया गया था। सी, लोग प्रचलित सामाजिक रीति रिवाजों से संतुष्ट नहीं थे। तो सी इसका सही आंसर है। जैन मान्यता अनुसार जन्म और पुनर्जन्म के चक्र के बारे में सही कथन चुनिए। ये एक से अधिक भी हो सकते हैं। ये चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। बी, कर्म चक्र से मुक्ति पाने के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। सी, मुक्ति के लिए संसार का त्याग करके महलों में निवास करना चाहिए। डी, तपस्या करते समय अपनी देह को कष्ट नहीं देना चाहिए। तो इसका सही आंसर हुआ ए और बी, यानी कथन ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है। सांची का स्तूप स्थित है। तो सांची का स्तूप कहाँ पर? तो सांची का जो स्तूप है वो भोपाल के निकट स्थित है। भोपाल की बेगम नहीं थी। तो भोपाल की जो बेगम वो नहीं थी, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, नूरजहां बेगम। तो भोपाल की जो बेगम नहीं थी वह है नूरजहां बेगम। भोपाल की बेगम नहीं थी। बाकी शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम जो है भोपाल की बेगमें थी। सांची के स्तूप के संरक्षण में निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो वो है, किसका योगदान रहा? तो वह है शाहजहां बेगम का। किसका रहा सबसे महत्वपूर्ण योगदान? शाहजहां बेगम का। निम्न पुस्तक शाहजहां बेगम की आत्मकथा है। तो उस पुस्तक का नाम है ताजुल इकबाल तारीख भोपाल। सांची का स्तूप किस धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र है? तो सांची का स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र है। निम्न जटिल यज्ञ राजा तो सरदार किया करते थे। तो उस यज्ञ को कहा जाता है राजस्व और अश्वमेध यज्ञ। राजस्व और अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध के अंतर्गत जो राजा घोड़ा जहां तक जाता था वो उसके बाद जहां रुकता था वहां तक उसकी जमीन होती थी। इसे कहते हैं अश्वमेध यज्ञ। बौद्ध श्रमण कहलाते थे। तो बौद्ध श्रमण कहलाते थे भिक्खु। क्या कहलाते थे? भिक्खु। निम्न महिला बौद्ध संघ की पहली भिक्षुणी वह है मौसी उनकी महाप्रजापति गौतमी। भगवान बुद्ध का जन्म स्थल था। तो भगवान बुद्ध का जन्म स्थल अगर हम बात करें तो वह है लुम्बिनी। लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जन्म स्थल है। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था कहाँ पर? तो वह है सारनाथ। कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश, वाराणसी।
स्तूप का सांस्कृतिक अर्थ है वह है टीला। सबसे विशाल और शानदार बौद्ध स्तूप कहाँ के हैं? तो अमरावती के हैं। तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी से पहले के 23 शिक्षक तीर्थंकर कहलाए। जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण विचारक संस्थापक कौन थे? वर्धमान महावीर। महावीर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और उनके द्वारा जो अहिंसा शब्द जोड़ा गया था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ। आप कीजिएगा। चैत्य क्या थे? तो चैत्य काफी इंपॉर्टेंट है। चैत्य की अगर हम बात करें तो शवदाह के पश्चात बौद्धों के शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते थे। अंतिम संस्कार से जुड़े इन टीलों को चैत्य कहा जाता था। महत्वपूर्ण बदलाव जो यहाँ से कुछ नोट दिए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख सकते हैं। प्रारंभिक वैदिक परंपरा जो लगभग कब होती हैं? तो लगभग 1000 ईसा पूर्व तक होती हैं वैदिक परंपराएं। ये चीज यहाँ से आपको कवर कर लेनी है, ठीक है। यहाँ देखिए 1814 में इंडियन म्यूजियम कोलकाता की स्थापना होती है और 1851 में गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास की स्थापना की गई। चैप्टर 5 यात्रियों के नजरिए। चैप्टर 5 क्या? यात्रियों के नजरिए। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ से आता ही आता ही है। अल बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ? तो अल बिरूनी का जन्म उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़म में हुआ। कब? 973 ईस्वी में। ख्वारिज़म शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। अल बिरूनी ने उस समय वहाँ उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। कई भाषाएं जानता था जिसमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू, संस्कृत शामिल थी। तो यहाँ से इस तरह भी पूछ सकता है कि अल बिरूनी के बारे में कौन सा कथन असत्य है या अल बिरूनी के बारे में कौन सा कथन असत्य। इससे संबंधित यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अल बिरूनी पुस्तक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि अल बिरूनी की पुस्तक का नाम क्या है। अब देखिए यहाँ पर कि 1017 ईस्वी में ख्वारिज़म पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया और वहाँ के कई विद्वानों और कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया और अल बिरूनी भी उसी में से एक था। अल बिरूनी की रचना का नाम क्या है? तो अल बिरूनी की रचना का नाम है किताबुल हिंद। तो किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? तो किताबुल हिंद अरबी में लिखी गई अल बिरूनी की कृति है। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म एवं दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों एवं प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल एवं मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। याद रखिएगा किताबुल हिंद कुल कितने जो अध्याय में विभाजित की? तो 80 अध्यायों में विभाजित की गई है। किस भाषा में लिखी गई? अरबी भाषा में। और इसके लेखक कौन है? अल बिरूनी। कहाँ निवासी था? ठीक है, ये सारी चीज कहाँ जन्म हुआ था, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। हमने यहाँ पे कवर किया है सारा। अगला है इब्न बतूता। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रिहला। तो रिहला किससे पुस्तक कहता है? इब्न बतूता की। यह 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की बहुत ही व्यापक और रोचक जानकारियां देता है। रिहला इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से प्राप्त अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था और इसलिए उसे यात्रा करना बहुत शौक था, यात्रा करने का बहुत शौक था। और इसलिए वह नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर तक क्षेत्रों तक जाता था। इसलिए उसे हटीला यात्री भी कहा जा जिद्दी और हटीला यात्री। इब्न बतूता को जिद्दी और हटीला यात्री भी कहा जाता है। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मध्य एशिया होते हुए स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुन रखा था कि वहां वह कला और साहित्य का संरक्षक है। उसकी ख्याति से आकर्षित हो इब्न बतूता ने मुल्तान और उच्च जिसे कक्ष के रास्ते दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। सुल्तान उसकी विद्वता से बहुत प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली का काजी अथवा न्यायाधीश नियुक्त कर दिया और वह इस पद पर कई वर्षों तक रहा। कौन? इब्न बतूता। किसके शासनकाल में आता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इब्न बतूता ने चीन में व्यापक रूप से यात्रा की। वह बीजिंग तक गया।
परंतु वहां वह लंबे समय तक नहीं ठहरा। 1347 ईस्वी में उसने वापस आने का घर जाने का निश्चय किया। चीन के विषय में उसके वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो के वृत्तांत से की जाती है। तो किसके वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो के वृत्तांत से की जाती है? तो है इब्न बतूता। कौन है? इब्न बतूता। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन और भारत की यात्रा भी की थी। आपसे चलकर यात्रा की थी। कहाँ से? चीन से। और भारत की यात्रा पैदल चलकर की थी। ठीक है। इब्न बतूता वास्तव में एक हठी यात्री था। उसने उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में अपने निवास स्थान मोरक्को वापस हुआ। कहाँ हुआ? मोरक्को निवास, अफ्रीका मोरक्को, ये भी आपको पता होना चाहिए। जाने से पूर्व कई वर्ष उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया के कई भागों, भारतीय उपमहाद्वीप और चीन की भी यात्रा की। और उसकी वापसी पर मोरक्को के स्थानीय शासक ने उसकी कहानियों को दर्ज करने के निर्देश दिए थे। तो इब्न बतूता बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है ये। अगला है, यूरोपीय लेखकों में एक प्रसिद्ध नाम आता है, वह है दुआर्ते बारबोसा। उसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज के बारे में एक विस्तृत विवरण दिया। 1600 ईस्वी के बाद भारत में आने वाले डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी। और इन यात्रियों में फ्रांसीसी जोहरी ज्यों बैप्टिस्ट तेनवियर। तो ज्यों बैप्टिस्ट तेनवियर क्या जोहरी था? एक सोनार था और फ्रांस का निवासी था। उसने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की। किसने? जॉन बैप्टिस्ट तेनवियर ने 6 बार भारत की यात्रा की थी। फ्रांसवा बर्नियर की अगर हम बात करें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रांसवा बर्नियर एक फ्रांसीसी यात्री था। वह एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक और इतिहासकार था। हालांकि ना हरफन मौला था। कौन? फ्रांसवा बर्नियर। तो चिकित्सक भी था, राजनीतिक भी था, दार्शनिक भी था, इतिहासकार भी था। कौन? फ्रांसवा बर्नियर। कहाँ का निवासी? फ्रांसवा बर्नियर जो था फ्रांस का निवासी था। उसकी पुस्तक का नाम है द ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य में काम की तलाश में आया था। वह 1656 से 1668 तक 12 वर्ष भारत में रहा। उसने अपनी प्रमुख कृति फ्रांस के शासक लुई, ध्यान रखना, फ्रांस के शासक लुई 14 को समर्पित की थी। किसकी? अपनी कृति फ्रांस के शासक लुई 14 को समर्पित की थी। ठीक है। बर्नियर की अगर हम बात करें तो बर्नियर की रचनाएं फ्रांस में 1670 से 71 में प्रकाशित हुई थी। अगर अगले 5 वर्षों के भीतर ही इनका अंग्रेजी, डच, जर्मन और इतालवी भाषा में अनुवाद हो गया। 1670 से लेकर 1725 के बीच उसका वृत्तांत फ्रांसीसी भाषा में 8 बार छपा। और 1684 तक यह 3 बार अंग्रेजी भाषा में भी छापा गया। इसी पुस्तक है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। और फ्रांसवा बर्नियर मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहा था। तो फ्रांसवा बर्नियर मुगल कालीन शहरों को कौन सा नगर कहता था? तो उसे शिविर नगर कहता था। ये सारी चीजें बर्नियर से संबंधित है। व्यापारी आपस में मजबूत सामुदायिक अथवा बंधुत्व के संबंधों से जुड़े होते थे और उनके अपने जाति, व्यवसायी संस्थाओं द्वारा संगठित रहते थे। पश्चिमी भारत में ऐसे समूहों को महाजन कहा जाता था और उनके मुखिया को सेठ। अहमदाबाद जैसे नगरों में सभी महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय का मुखिया करता था, जिसे नगर सेठ कहा जाता। नगर सेठ क्या होता है? ठीक है। मुखिया किसे कहते थे? महाजन कौन होता था? यहाँ से जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस यूरोपीय यात्री ने सती प्रथा का विस्तृत विवरण दिया है? वह है फ्रांसवा बर्नियर। तो फ्रांसवा बर्नियर ने सती प्रथा का विस्तृत विवरण दिया है। निम्नलिखित में से फ्रांसीसी यात्री ने 17वीं शताब्दी में उपमहाद्वीप की यात्रा की, उस फ्रांसीसी यात्री का नाम कौन सा है? तो वह है आपका फ्रांसवा बर्नियर। निम्न यात्री उज्बेकिस्तान से भारत आया था। कौन उज्बेकिस्तान से भारत आया? ए इब्न बतूता, बी अल बिरूनी, सी फ्रांसवा बर्नियर, डी उपरोक्त सभी। तो उज्बेकिस्तान से आया था अल बिरूनी। कौन आया था? अल बिरूनी। निम्न यात्री का संबंध मोरक्को से था। तो उसका संबंध मोरक्को से, वह कौन से यात्री? तो है इब्न बतूता का संबंध मोरक्को से है। अल बिरूनी का जन्म हुआ कब हुआ था? तो 973 ईस्वी में। किताबुल हिंद का लेखक कौन है? तो अल बिरूनी है। किताबुल हिंद किस भाषा में है? तो अरबी भाषा में है। सुल्तान महमूद ने ख्वारिज्म पर आक्रमण कब किया था? 1017 ईस्वी में। रिहला अरबी भाषा में लिखित नाम पुस्तक लेखक कौन था? तो इब्न बतूता। इस्लामी कानून क्या कहलाता है? तो इस्लामी कानून कहलाता है शरिया। इब्न बतूता सिंध कब पहुंचा? तो 1333 ईस्वी में इब्न बतूता जो है सिंध पहुंचता है। हटीला यात्री कहलाता है। तो इब्न बतूता को हटीला यात्री कहा जाता है। इब्न बतूता को भारतीय उपमहाद्वीप में जो वनस्पतिक उपजें विचित्र लगी वो थी नारियल और पान।
निम्न यात्री भारत की डाक प्रणाली की कुशलता से अत्यधिक प्रभावित हुआ, तो वह है इब्न बतूता, काफी प्रभावित हुआ था डाक प्रणाली से। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक ग्रंथ लेखक कौन था, वह फ्रांसवा बर्नियर। 10वीं से 17वीं शताब्दी के बीच उपमहाद्वीप में आए किन्हीं 4 यात्रियों नाम बताइए, वे कहाँ कहाँ से आते हैं, तो हेरात से अब्दुल रज्जाक समरकंद, उज्बेकिस्तान से अलब्रूनी, मोरक्को से इब्न बतूता, फ्रांस से फ्रांसवा बर्नियर। प्रमुख यात्रियों की और बात करें कौन कौन से, मार्को पोलो इटली, अफानासी रूस, दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाल, पीटर मुंडी इंग्लैंड। ठीक है, तो ये 5 चैप्टर हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। अब चैप्टर 6 की बात करते हैं, भक्ति सूफी परंपरा। तो भक्ति सूफी परंपरा की बात करें तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो फैक्ट इस चैप्टर की हैं। तो देवी की आराधना पद्धति को प्राय किस नाम से जाना जाता है, एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो उसे कहा जाता है तांत्रिक। तो देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता है। तांत्रिक पूजा पद्धति उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते थे। तांत्रिक पद्धति में के विचारों ने शैव और बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया। शैव यानी जो शिव की उपासक थे उन्हें शैव कहा गया। विशेष रूप से उपमहाद्वीप के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी भागों में आगामी सहस्राब्दी में इन सभी विश्वासों और आचारों को वर्गीकरण हिंदू के रूप में किया गया। किस रूप में, हिंदू के रूप में किया गया। धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को दो मुख्य वर्गों में बांटते हैं। एक को कहा जाता है सगुण सगुण भक्ति परंपरा, दूसरों को निर्गुण भक्ति परंपरा। सगुण भक्ति परंपरा जो मूर्ति पूजा करते थे, ईश्वर को मूर्ति के रूप में मूर्ति पूजा करते थे। निर्गुण भक्ति परंपरा अगर हम बात करें तो इसमें निराकार ईश्वर की पूजा की जाती है। किसकी, निराकार ईश्वर की पूजा, निराकार जिसका कोई आकार ना हो। प्रथम वर्ग में शिव, विष्णु और उसके उनके अवतार और देवियों की मूर्त रूप साकार में उपासना शामिल है। और निर्गुण भक्ति में अमूर्त अथवा निराकार ईश्वर की उपासना की जाती थी। प्रारंभिक अगर हम बात करें तो प्रारंभिक जो भक्ति आंदोलन है, तो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन तमिलनाडु के अलवार और नैनारों के नेतृत्व में चला। तो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन कहाँ चला, तो तमिलनाडु के अलवार और नैनारों के नेतृत्व में चला। अलवार विष्णु के तथा नैनार शिव के भक्त थे। वे स्थान स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल भाषा में अपने इष्ट की स्तुति में भजन भी गाते थे। अपनी यात्राओं के दौरान अलवारों और नैनारों ने कुछ पावन स्थलों को अपने इष्ट का निवास स्थल घोषित किया, और इन्हीं स्थलों पर बाद में विशाल मंदिर बनाए गए और वे तीर्थ स्थल बन जाते हैं। ठीक है, तो ये काफी चीजें यहाँ से आपको कवर करनी है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अलवार और नैनार संतों ने जाति प्रथा और ब्राह्मणों के प्रभुत्व के क्या विरुद्ध आवाज उठाई थी। किसने, अलवार और नैनार संतों ने। अलवार और नैनार संतों की रचनाओं को वेदों के समान महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो अलवार संतों के एक प्रमुख जो है काव्य संकलन जिसे कहा जाता है नलियार द्वीप प्रबंधनम। तो नलियार द्वीप प्रबंधनम जो है किसका काव्य ग्रंथ है, अलवार संतों का, और इसे तमिल वेद के रूप में जाना जाता है। इसका उल्लेख किसमें किया गया, तमिल वेद के रूप में, किसका, नलियार द्वीप प्रबंधनम। और नलियार द्वीप प्रबंधनम के संबंध किससे, अलवार संतों से। किससे है, अलवार संतों से। इसके अलावा अगर बात करें तो स्त्री भक्ति, तो स्त्रियों की उपस्थिति भक्ति परंपरा की महत्वपूर्ण विशेषता थी। उदाहरण के लिए आंडाल नामक एक अलवार स्त्री यानी अलवार स्त्री के भक्ति के गीत व्यापक रूप से गाए जाते थे और आज भी गाए जाते थे। अलवार यानी विष्णु के उपासक, अलवार किसके उपासक थे, आंडाल वैष्णव भक्ति। ठीक है, विष्णु भक्ति, अंडाल स्त्री भक्ति। ठीक है, अंडाल अलवार संत थी। ठीक है, वो थी कौन, अंडाल। इसी प्रकार से करक्कल अम्मैयार भी है। एक अन्य स्त्री शिव भक्त नैनार संबंधित मानी गई है, तो करक्कल अम्मैयार। तो करक्कल अम्मैयार क्या थी, शिव भक्ति ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। उनकी रचनाओं को नैनार परंपरा में सुरक्षित किया गया। बताया गया है कि इन धार्मिक समुदायों में राजकीय अनुदान प्राप्त करने की होड़ लगी हुई थी। शक्तिशाली चोल शासकों ने ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया। उन्होंने विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान दिए। चिदम्बरम, तंजावुर और गंगैकोंड चोलपुरम के विशाल शिव मंदिर चोल शासकों की सहायता से ही बनाए गए थे। और इस काल में शिव की कांस्य मूर्तियों का भी निर्माण हुआ था। राइट, ये सारी चीज आपको कवर कर लेनी है। अगला है तो वह नैनार और अलवार संतों का वेल्लाल कृषकों में काफी सम्मान होता था। किसके कृषकों में,
वेलार कृषकों में काफी सम्मान होता था। किसका? ठीक है, किसका सम्मान होता था? वह नैनार और अलवार संतों का। इसलिए शासकों ने भी उनका समर्थन पाने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए चोल सम्राटों ने दैवीय समर्थन के लिए भव्य मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। कितना भव्य मंदिरों का निर्माण कराया गया। 945 ईस्वी के एक अभिलेख से पता चलता है कि चोल सम्राट प्रातांग प्रथम, ध्यान रखना, चोल सम्राट प्रातांग प्रथम ने संत कवि अप्पा सबंदर और सुंदरार की धातु की मूर्तियां एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई थी। और इन मूर्तियों को एक उत्सव में, एक जुलूस में निकाला जाता था। वह है चोल सम्राट प्रातांग प्रथम। ठीक है। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट 3 नंबर में पूछा जाता है आप सभी से। तो 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नए आंदोलन का उदय हुआ, जिसका नेतृत्व किसने किया था? बासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने। इनके अनुयायी वीर शैव यानी शिव के वीर और लिंगायत यानी लिंग धारण करने वाले कहलाए। याद रखिए बासवन्ना नामक ब्राह्मण लिंगायत समुदाय। प्रथम सहस्राब्दी ईस्वी में अरब व्यापारी समुद्री मार्ग से पश्चिम भारत के बंदरगाहों पर आते जाते रहते थे। इसी समय मध्य एशिया से आकर लोग देश के उत्तर पश्चिम प्रांतों में बस गए। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद ये क्षेत्र उस संसार का अंग बन गए जिसे प्राय इस्लामी विश्व कहा जाता है। ठीक है। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नामक एक अरब सेनापति ने सिंध पर विजय प्राप्त की। 711 में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था सिंध पर। इसी प्रकार से जिम्मी, तो जिम्मी यानी संरक्षित श्रेणी के इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले गैर मुसलमान थे। जिम्मी कौन कहलाए? तो गैर मुसलमानों को जिम्मी कहा जाता था। ये लोग जजिया नामक कर देते थे, तो गैर मुसलमानों से किस प्रकार कर लिया जाता था? जजिया नामक कर लिया जाता था। बदले में मुसलमान शासक इन्हें संरक्षण प्रदान करते थे और भारत में हिंदू भी जिम्मी लोगों में शामिल माने जाते थे। ठीक है। हिंदू और मुसलमान जैसे शब्दों का कोई प्रचलन नहीं था। लोगों का वर्गीकरण उनके जन्म स्थान के आधार पर किया जाता था। उदाहरण के लिए तुर्की मुसलमानों को तुर्क कहा गया। इसी प्रकार तजाकिस्तान से आए लोगों को ताजिक और फारस से लोगों को फारसी का नाम दिया गया था। ठीक है। इस तरह से अब ये चीजें आपको कर लेनी है। संस्थागत दृष्टि से सूफी स्वयं को एक संगठित समुदाय ने खानका से स्थापित करते थे। खानका का नियंत्रण किसके हाथ में होता था? पीर अथवा मुर्शिद के हाथ में होता था। और वे अपने अनुयायियों को जो है भर्ती करते थे और अपने वारिस की नियुक्ति भी करते थे। 12वीं शताब्दी में के लगभग इस्लामी जगत में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा। सिलसिले के शाब्दिक अर्थ जंजीर। यहाँ से एक चीज आपको कवर करनी है। का सामाजिक जीवन के केंद्र बिंदु था। दिल्ली स्थित शेख निजामुद्दीन औलिया के खानका में कई छोटे छोटे कमरे और बड़ा हॉल, इसमें सहबासियों और अतिथि रहते थे और उपासना करते थे। यहाँ एक सामुदायिक रसोई लंगर जैसे फुतुह बिना मांगी खैर पर चलती थी। लंगर यानी फुतुह बिना मांगी खैर। 16वीं शताब्दी तक अजमेर की अगर हम बात करें तो 16वीं शताब्दी तक अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी। इस दरगाह पर आने वाले तीर्थयात्रियों के भजनों ने अकबर को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। अकबर यहाँ 14 बार आया और प्रत्येक यात्रा पर वह दान भेंट दिया करता था। 1568 ईस्वी में उसने तीर्थयात्रियों के लिए खाना पकाने हेतु एक विशाल देग दरगाह को भेंट दी थी और उन्होंने दरगाह के अहाते में एक मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। सलीम चिश्ती, सलीम चिश्ती जो है अकबर का जो बेटा है, वो किस सूफी संत की दरगाह पर जाने के बाद उन्हें उसे पुत्र धन की प्राप्ति हुई थी? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे। लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, बताइएगा। अगला है चिश्तियों ने न केवल सभा में स्थानीय भाषा को अपनाया बल्कि दिल्ली में स्थित चिश्ती सिलसिले के लोग अपनी बोलचाल की आम भाषा हिंदवी में भी बातचीत करते थे। बाबा फरीद ने भी क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। किसमें संकलित है? गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। कुछ सूफियों ने लंबी कविताएं मनसवी लिखी। तो मनसवी मतलब लंबी कविताएं।
जिनमें ईश्वर के प्रति प्रेम को मानव प्रेम के रूप द्वारा अभिव्यक्त किया गया, मानव प्रेम के रूप में से अभिव्यक्त किया गया। सूफी कविता की एक अन्य विधा की अगर हम बात करें तो सूफी कविता की एक अन्य विधा की रचना बीजापुर के आसपास हुई। ये दक्खनी उर्दू का रूप में लिखी छोटी कविताएं थी। इनकी रचना 17वीं से 18वीं शताब्दियों में इस क्षेत्र में रहने वाले चिश्ती संतों ने की थी और इस क्षेत्र के सूफी संभवतः यहाँ प्रचलित भक्ति परंपरा से प्रभावित हुए थे। लिंगायतों द्वारा लिखे गए कन्नड़ के वचन और पठनपुर के संतों द्वारा मराठी के अभंगों ने भी उन पर अपना प्रभाव डाला और इस माध्यम से इस्लाम दक्कन के गांव में स्थान पाने में सफल रहा। क्लियर, ये चीज आपको कवर करके चलनी है। कबीर की वाणी की अगर बात करें तो कबीर की वाणी 3 विशिष्ट प्रविष्टियों में संकलित है। कबीर बीजक कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरचित है। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है और इसके अतिरिक्त कबीर की कई पद्यों आदि ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। कबीर की को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु कौन है? तो कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु है गुरु रामानंद। इसके बाद हम बात करते हैं श्री गुरु नानक देव जी की, जो उनका जन्म जो है पंजाब के ननकाना गांव में एक व्यापारी परिवार में हुआ। उनका संदेश उनके भजनों और उपदेशों में निहित है। पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु नानक देव जी तथा उनके उत्तराधिकारियों जिसमें बाबा फरीद, गुरु रविदास जी और भक्त कबीर जी की वाणी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया और इस वाणी को गुरुवाणी के नाम से जाना जाता है। तो गुरुवाणी से संबंधित कौन है? गुरु अर्जुन देव जी है। उसके बाद 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने 9वें गुरु तेग बहादुर जी की रचनाओं को भी गुरुवाणी में शामिल किया और इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब को के नाम से जाना जाने लगा। अब इसे गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। कब गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया? जब 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी की रचनाओं को इसमें शामिल किया गया। उसके बाद से गुरु ग्रंथ साहिब इसे कहा जाने लगा। किसने शामिल किया? गुरु गोविंद सिंह जी ने शामिल किया। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ यानी पवित्रों की सेना की नींव डाली और उनके लिए 5 प्रतीक निर्धारित किए: केस, कृपाण, कचहरा और कंघा और कड़ा। इस प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में सिख समुदाय एक सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित होकर सामने आया। मीराबाई की बात करें तो मीराबाई को भक्ति लहर की सबसे प्रसिद्ध कवित्री कहा जाता है। उनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया वंश में कर दिया गया था। 12वीं शताब्दी में उड़ीसा के मुख्य देवता जगन्नाथ को किस देवता के एक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो वह है विष्णु। विष्णु के रूप में प्रस्तुत किया गया। जगन्नाथ विष्णु के रूप है। स्थानीय देवी पार्वती को किस देवता की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई? तो है शिव। अधिकांश देव की आराधना पद्धतियों के निम्न से जाना जाता है, उसे तांत्रिक का पद्धति के रूप से जाना जाता है। निर्गुण भक्ति परंपरा में किसकी उपासना की जाती थी? तो निराकार ईश्वर की। नलार द्वीप प्रबंधन नामक काव्य संकलन किसे संबंधित रखता है? तो है अलवार संतों से। आंडाल नामक अलवार स्त्री स्वयं को प्रेसी मानती थी। किससे? विष्णु की प्रेसी मानती थी। और करक्कल अम्मैयार शिव को। कांग्रेस में सॉरी कांसे में ढाली गई शिव प्रतिमाओं का निर्माण करवाने वाले शासक कौन है? वो है चोल शासक प्रातांग प्रथम। निम्न चोल शासक ने संत कवि अप्पयार समंदरार और सुंदराव की धातु प्रतिमाएं शिव मंदिर में स्थापित करा हुआ है प्रातांग प्रथम। इनका नाम क्या है? प्रातांग प्रथम। प्रातांग प्रथम। ठीक है। वीर शैव आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बसवन्ना नामक ब्राह्मण ने वीर शैव आंदोलन का नेतृत्व किया, लिंगायत समुदाय की स्थापना की। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधु की विजय किया 711 ईस्वी में। गैर मुसलमानों को कौन कर लिया था? जजिया नामक कर लिया जाता था। सूफी सिलसिले की कड़ी में निम्न शामिल नहीं था। सूफी सिलसिले की कड़ी में शामिल नहीं था, वो था उलेमा। खानका का संबंध किससे था? तो खानका का संबंध सूफीवाद से है। सबसे पूजनीय दरगाह की सूफी संत की है? तो वह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इन्हें गरीब नवाज भी कहा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह पर सबसे पहली इमारत किसने बनवाई? तो वह बनाई थी ग्यासुद्दीन खलजी ने। किसने? ग्यासुद्दीन खलजी ने पहली इमारत बनवाई थी। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू दोनों भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलनों के लिए सामान्य नहीं है? वह मूर्ति पूजा। पद्मावत का लेखक कौन है? तो है मलिक मोहम्मद जायसी। मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई गुरु है संत रैदास मीराबाई गुरु हैं। सम्राट अकबर की राजधानी कौन सी थी? तो वह फतेहपुर सिकरी।
आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? तो श्री गुरु अर्जुन देव जी ने किया। पहले श्री गुरु थे गुरु नानक देव जी। खालसा पंथ की नींव किसने डाली? तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने डाली। तो ये 6 चैप्टर भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो इतना हमने कवर कर लिया। तो इस चीज़ को देखिए लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, सपोर्ट जरूर कीजिए। वीडियो कैसी लग रही है जरूर बताइएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। एक साम्राज्य की राजधानी चैप्टर नंबर 7। तो एक साम्राज्य की राजधानी चैप्टर नंबर 7 विजयनगर साम्राज्य की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट उसको हम देखते चलते। सबसे पहले तो विजयनगर अथवा विजय का शहर। तो विजयनगर का शहर का शाब्दिक अर्थ क्या है? उसे कहते हैं विजय का शहर। और एक साम्राज्य दोनों के लिए प्रयोग किया जाने वाला नाम था। इस साम्राज्य की स्थापना जो है 14वीं शताब्दी में हुई थी और इसका सबसे बड़ा विस्तार उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक था। विजयनगर साम्राज्य के हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी 1336 ईस्वी में। ये भी आपको पता होना चाहिए। 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण हुआ और इसे लूट लिया गया। बाद में उजड़ गया। 17वीं से 18वीं शताब्दियों तक यह पूरी तरह से नष्ट हो गया। फिर भी कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र के लोगों की स्मृतियों में हम्पी के नाम से जीवित रहा। तो विजयनगर साम्राज्य का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है हम्पी। क्या नाम उसका? हम्पी। इस नाम का प्रचलन यहाँ की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम से हुआ। तो हम्पी का नाम का जो उदाहरण किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम का प्रचलन यहाँ की स्थानीय देवी, यहाँ की जो स्थानीय देवी मातृ देवी पंपा देवी उनके नाम से हुआ था। हम्पी की अगर हम बात करें तो हम्पी के जो भग्नावशेष हैं, तो हम्पी के जो भग्नावशेष हैं वो 1800 ईस्वी में एक अभियंता एवं पुराविद कर्नल मैकेंजी के प्रयत्नों से प्रकाश में आए। तो कर्नल मैकेंजी के प्रश्न पहले पर प्रकाश में आए। उन्होंने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। उनकी आरंभिक जानकारियां विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी की पूजा स्थल के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी। तो हम्पी के भावनावशेषों का सबसे पहला सर्वेक्षण किसने किया था? तो है कर्नल मैकेंजी ने। ये भी आपको पता होना चाहिए। माना जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में दो भाइयों ने हरियर और भुक्का ने की थी। विजयनगर शासकों ने अपनी उत्तरी सीमाओं पर दक्कन के सुल्तानों और उड़ीसा के गजपति शासकों से संघर्ष किया। तो उड़ीसा के शासक को क्या कहा जाता था? तो उड़ीसा के शासक को गजपति कहा जाता था। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 14वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान युद्ध कला कुशल अश्व सेना पर आधारित होती थी। इसलिए अरब और मध्य एशिया से उत्तम घोड़े का आयात किया जाता। विजयनगर साम्राज्य में घोड़े का आयात कहाँ से किया जाता था? तो अरब और मध्य एशिया से। स्थानीय व्यापारी जिन्हें जिन्हें स्थानीय व्यापारी जिन्हें कुदरे चट्टी अथवा घोड़ों के व्यापारी कहा जाता था भी इस व्यापार में भाग लेते थे। तो घोड़े व्यापारी को स्थानीय व्यापारी कुदरे चट्टी के नाम से जाना जाता था। ठीक है। विजयनगर का पहला राजवंश कौन था? तो विजयनगर का पहला राजवंश संगम वंश था और इस वंश ने 1485 ईस्वी तक शासन किया और संगम वंश को सुलुओं ने उखाड़ फेंका जो सैनिक कमांडर थे और वे 1503 तक सत्ता में रहे। उसके बाद तुलुओं यानी सुलु के बाद कौन आते? तुलु आते हैं, उनका स्थान लिया। और राजा कृष्णदेव राय, तो राजा कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? वह तुलु वंश से संबंधित और तुलु वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे राजा कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय के शासन की जो मुख्य विशेषता उसकी विस्तार और सुदृढ़ीकरण थी। 1512 ईस्वी तक उसने तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच के क्षेत्र रायचूर दुआ पर अधिकार कर लिया। उसके बाद उसने उड़ीसा के शासकों का दमन किया और 1520 ईस्वी में उसने बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। कृष्णदेव राय को कुछ शानदार मंदिरों के निर्माण और कई महत्वपूर्ण मंदिरों में भव्य गोपुरमों के निर्माण का श्रेय प्राप्त है। उसने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप एक नगर जिसका नाम था नगरमपुरम नामक उपनगर भी बसाया। क्या? नगरमपुरम। तो विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे कृष्णदेव राय ने अपनी मां के नाम पर एक उपनगर की स्थापना की जिसका नाम था नगरमपुरम। ठीक है, नगरमपुरम। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात 1529 में राजकीय ढांचे में तनाव आने लगा और 1542 तक केंद्र पर जो है अरिबिंदु वंश का नियंत्रण स्थापित हो गया और 17वीं शताब्दी के अंत तक इस पर इसी वंश का नियंत्रण बना रहा। बात करें तो 1565 ईस्वी में तलीकोटा रक्षक तांगड़ी युद्ध
इसे तलीकोटा या राक्षस तांगड़ी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राक्षसी तांगड़ी, जिसे तालीकोटा के नाम से भी जाना जाता है, कि युद्ध में उतरी और यहाँ उसे बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं ने बुरी तरह हराया। विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर पर धावा बोलकर उसे खूब लूटा। कुछ ही वर्षों में शहर पूरी तरह से उजड़ गया। ठीक है, तलीकोटा राक्षस तांगड़ी युद्ध कब हुआ, कहाँ हुआ, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे सकते हैं। वास्तव में अगर हम बात करें तो राम राय ने एक सुल्तान को दूसरे सुल्तान के विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास किया, परंतु हुआ इसके विपरीत और सुल्तान एक हो गए और उन्होंने राम राय को निर्णायक युद्ध में पराजित कर दिया। और इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य के विनाश के लिए मुख्य रूप से सेनापति राम राय ही उत्तरदायी था। ठीक है, राम राय ही उत्तरदायी था विजयनगर साम्राज्य में इसके लिए। अगली बात करें, साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख शामिल थे। इन प्रमुखों को नायक कहा जाता था। ये प्राय तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे, याद रखिएगा। तो नायक किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते थे, तो तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। अमर नायक प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विजयनगर साम्राज्य की एक नई राजनीतिक खोज थी और इस प्रणाली के कई तत्व जो है दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए थे, अमर नायक प्रणाली। अमर नायक सैनिक कमांडर थे। उन्हें राज्य द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। वे किसानों, शिल्पियों और व्यापारियों से भू राजस्व और अन्य कर वसूलते थे। वे राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग और घोड़ों एवं हाथियों के निर्धारित दल के रख रखाव के लिए अपने पास रख लेते थे और शेष भाग राजकोष में जमा करवा देते थे। उनके दल आवश्यकता के समय विजयनगर के शासकों को भी प्रभावी सैनिक सहायता प्रदान करते थे। अंग्रेजों ने दक्षिणी प्रायद्वीप को अमर नायकों की सहायता से ही अपने नियंत्रण में लिया था। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आपको कवर कर लेना है। अमर नायक राजा को जो है एक वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे। वे अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राज दरबार में उपहारों के साथ स्वयं भी उपस्थित होते थे, अमर नायक। विजयनगर के सबसे महत्वपूर्ण हौजों में एक हौज का निर्माण जो है 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ था। इसे आज कमलमपुरम जलाशय कहा जाता है। इस हौज के पानी से न केवल आसपास के खेतों को सींचा जाता था, बल्कि इसे एक नहर द्वारा राजकीय केंद्र तक भी ले जाया जाता था। इसके बाद अगर हम बात करें हिरैया नहर, तो हिरैया नहर सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधित संरचनाओं में से एक थी। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था, हिरैया नहर में। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ से आपको कवर कर लेना है। इसका प्रयोग जो है धार्मिक केंद्र से शाही शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी की सिंचाई करने में किया जाता था। विजयनगर शहर की एक महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ की एक विशाल किलेबंदी थी, जिसे दीवारों से घेरा गया था। 15वीं शताब्दी में फारस से कालीकट कोझिकोड आए दूत अब्दुल रज्जाक ने दुर्गों की 7 पंक्तियों को उल्लेख किया है और उनके द्वारा न केवल शहर को बल्कि आसपास के कृषि क्षेत्र और जंगलों को भी घेरा गया था। ये इम्पोर्टेंट है। राजा का भवन नामक संरचना राजकीय क्षेत्र में सबसे विशाल है और इसके दो सबसे प्रभावशाली मंच हैं, जिन्हें सभा मंडप और महानवी डिब्बा के नाम से जाना जाता है। सभा मंडप एक ऊंचा मंच है जिसमें पास पास तथा निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए हैं। इसमें इन स्तंभों पर टिकी दूसरी मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी। लोटस कमल राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में से एक है। इसे यह नाम 19वीं शताब्दी के अंग्रेज यात्रियों ने दिया था। कैनल मैकेंजी द्वारा बनाए गए मानचित्र से यह अनुमान लगाया गया है कि यह परिषदीय भवन सदन था और जहां राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता था। राजकीय केंद्र में स्थित मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर था वो था हजार राम मंदिर। अत्यंत दर्शनीय है। इसका प्रयोग संभवतः केवल राजा और उसके परिवार द्वारा ही किया जाता था, हजार राम मंदिर। दूसरा प्रसिद्ध देवस्थल अगर हम बात करें वह है विट्ठल मंदिर। यहाँ के प्रमुख देवता विट्ठल थे और उन्हें महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु का एक रूप माना जाता है। तो विट्ठल जो है किस रूप है, विष्णु के रूप है।
1976 में हम्पी को राष्ट्र महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली। तो हम्पी को राष्ट्र महत्व का दर्जा कब दिया गया? तो 1976 में। तो ये सारी चीजें आपको कवर कर लेनी है। यहाँ देख सकते हैं आप सारा। विजयनगर शहर का दूसरा नाम क्या है? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी में। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्कर नामक दो भाइयों ने। विजयनगर के शासक स्वयं को क्या कहते थे? तो विजयनगर के शासक स्वयं को राय कहते थे। विजयनगर का पहला राजवंश था संगम वंश। विजयनगर के विस्तृत और दृढ़ीकरण में या सुंदरीकरण में सबसे बड़ी अधिक योगदान किसका? तो है राजा कृष्णदेव राय। अमरनायक प्रणाली निम्नलिखित में से किस राज्य की महत्वपूर्ण राजनीतिक विशेषता थी? वह विजयनगर। निम्नलिखित नदी विजयनगर के लिए जल का प्रमुख स्रोत थी? वह तुंगभद्रा। विजयनगर की सबसे महत्वपूर्ण जल संरचनाओं में से एक थी हिरैया नहर। विजयनगर के राजकीय केंद्र में से राजा के भवन का एक बहुत ही विशालकाय और प्रभावशाली मंच है, उसे कहा जाता है महानवी डिब्बा। विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित मंदिर है हजार राम मंदिर। विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी का नाम है पंपा देवी। विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों पर कन्नड़ भाषा में निम्न शब्द अंकित होता था, उसे कहा जाता है श्री विरूपाक्ष। विरूपाक्ष मंदिर के मुख्य भाग के सामने बने मंडप का निर्माण करवाया था कृष्णदेव राय ने। और हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता कब मिली? तो हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के केंद्र के रूप में जो है मिली 1976 में। डोमिंगो पेस ने विजयनगर साम्राज्य के महानवी डिब्बा को विजय का भवन की संज्ञा दी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ से जो है अगला है कॉलिन मैकेंजी कौन थे और हम्पी के बारे में उनकी आरंभिक जानकारियां किस बात पर आधारित थी? तो देखिए, कॉलिन मैकेंजी एक अभियंता एवं एक पुराविद थे। वह ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे। उन्होंने हम्पी का पहला सर्वेक्षण मानचित्र भी तैयार किया था। इस नगर के बारे में उनकी आरंभिक जानकारियां विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी की पूजा स्थल के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी। 1815 में उन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया था। ठीक है। इसी प्रकार चैप्टर 8 जो है किसान जमींदार और राज्य, किसान जमींदार और राज्य, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ आप देख सकते हो, आईने अकबरी से क्वेश्चन पूछा गया। आईने अकबरी किस पुस्तक है? तो आईने अकबरी जो है अबू फजल ने लिखा है। और किसके बारे में लिखा? अकबर के बारे में। अकबर के दरबारी इतिहासकार का नाम क्या? अबुल फजल है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से कवर करने हैं। ठीक है, आप इसको स्क्रीन सभी ले सकते हैं। इन सभी क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में नहीं मिलेगा, गारंटी से कह रहा हूँ। सभी दोस्तों इसको पूरा कर लीजिएगा। और साथ साथ अगर मैं आपसे भी बताऊं कि इस वीडियो के देखने के बाद आप जो है 3 नंबर 8 नंबर क्वेश्चन का आराम से टैकल कर सकते हैं। गांव की पंचायत, गांव के बुजुर्गों की सभा होती थी। प्राय गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। पंचायत के मुखिया को मुकद्दम कहा या मंडल कहा जाता था। कुछ स्रोतों से प्रतीत होता है कि मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था और चुनाव के बाद उन्हें इसकी मंजूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी। तो ये यहाँ से आपको कवर करनी है। ठीक है, ये कवर कर लीजिएगा। सारी चीज़ें यहाँ से जो है पूछी जाएंगी पेपर में सभी से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है सभी चीज़ों का। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कवर करनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कर लेनी है। मध्यकालीन भारत की महत्वपूर्ण जिनसे कामिल कौन सी फसल थी? तो कपास, गन्ना, तिलहन, ये सभी किस्में आती जिनसे कामिल फसलों में आती थी, महत्वपूर्ण फसलों में। मुगल काल में गांव मुखिया कहलाता था मुकद्दम या मंडल। 18वीं सदी में बंगाल के जमींदारों और लोहारों सुनारों आदि के बीच सेवा विनिमय व्यवस्था कहलाती थी, जिसे कहते थे जजमानी। पंजाब का मुगल काल व्यापारी कबीला था लुहानी। अहोम राजाओं का संबंध किससे? तो अहोम राजाओं का संबंध असम से है। मध्यकाल में जमींदारों की विस्तृत व्यक्तिगत जमीन कहलाती थी मिल्कियत। मुगल काल में राजस्व की सचमुच वसूली की राशि थी तो उसे हासिल कहा जाता था। मुगल काल में खेती के 2 मौसम चक्रों और 2 नकदी फसलों नाम थे। मौसम चक्र थे खेती के मौसम चक्र थे पतझड़ में, रबी और बसंत में। खेती के मौसम चक्र जो है खरीफ पतझड़ में और रबी बसंत में। 2 नकदी फसलें थी गन्ना और कपास। मुगल कालीन बंजर भूमि क्या थी? तो वह भूमि जिस पर 5 या इससे अधिक वर्ष तक खेती ना हो गई उसे बंजर कहा जाता था। ये सारी चीज़ें यहाँ से कवर करनी है आपको, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला चैप्टर वह है उपनिवेशवाद और देहात। उपनिवेशवाद और देहात यानी चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर 12 तक
हम जो है इसका पार्ट 2 कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जा रही है। वैसे भी इसका पार्ट 2 जल्दी डाल दिया जाएगा। पार्ट 1 आप कंप्लीट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, और इसमें किसी प्रकार की कोई सुधार की आवश्यकता हो जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।